ग्लोबल रियलिटी हिंदी में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देश में आजकल द केरला स्टोरी के रिलीज के चलते कुख्यात आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का एक हिस्सा आईएसकेपी से जुड़ी भारतीय महिलाओं की चर्चा जोरों शोरों पर है, जो इस्लामी कट्टरवादी विचारों से इतनी प्रभावित हुई कि घर परिवार छोड़कर इस्लामी संगठनों से जुड़ गई। फिल्म से जुड़े विवाद या उसमें दर्शाए सच या झूठ का फैसला करने से पहले आइए जानते हैं कि आईएसआईएस क्या है और महिलाओं को इससे जुड़ने के लिए बरगलाए या धमकाए जाने के दावों में कितनी सच्चाई है। आईएसआईएस एक उग्रवादी संगठन है जो 2014 में अबू बकर अल बगदादी द्वारा अल कायदा की एक शाखा के रूप में पेश किया गया था। आईएसआईएस की स्थापना के कुछ ही समय के अंदर बगदादी ने खुद को अल कायदा, जो चरमपंथियों में सबसे कुख्यात ओसामा बिन लादेन द्वारा बनाया गया था, उससे अलग कर दिया। आईएसआईएस ने इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा किया और एक खिलाफत के निर्माण की घोषणा करते हुए सख्त इस्लामी शासन लागू किया। हमने खिलाफत राज्य घोषित किया। सीरिया और पूरे मुस्लिम जगत के हर मुसलमान को खलीफा के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी चाहिए। इससे हजारों लड़कियों को न केवल मुस्लिम दुनिया से बल्कि यूरोप और अमेरिका सहित 100 से भी ज्यादा देशों से आकर्षित किया। आईएसआईएस ने अपनी विचारधारा को स्थापित करने के लिए जिन लड़कों को भर्ती किया उनमें ज्यादातर पुरुष थे, लेकिन दुनिया भर से बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं भी थी जो इनसे जुड़ी और अपना घर परिवार अपनी मर्जी से छोड़ दिया था। या कई किस्से ऐसे भी थे जिनमें इन महिलाओं को आईएसआईएस से जुड़ने के लिए लालच दिया गया या छलावे से उनकी शादी कर दी गई थी और उनकी तस्करी कर दी गई। युवा लड़कियों को भर्ती के लिए मैरिज ब्यूरो की भी स्थापना की और दुनिया भर के देशों से अपने साथी जिहादियों को लड़कों के लिए दुल्हनों की भर्ती और उन्हें सीरिया भेजने का सुझाव दिया। इन महिलाओं को आज पूरे विश्व में आईएसआईएस दुल्हन या अंग्रेजी में आईएसआईएस ब्राइड के नाम से जाना जाता है। हालांकि आईएसआईएस आमतौर पर युद्ध के लिए महिलाओं की भर्ती नहीं करता था, मगर कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने बाद में सक्रिय भूमिका निभाते हुए उच्च प्रोफाइल हासिल की, जिसमें इन महिलाओं पर, जो कि मुख्य रूप से गैर मुस्लिम बंदियों के खिलाफ क्रूरता करना और आईएसआईएस आतंकियों को उनके साथ बलात्कार और यौन शोषण के लिए सहायता करना शामिल था, जबकि कईयों को पुरुषों के लिए खाना पकाना, सफाई और बच्चे पैदा करने जैसे घरेलू कामों के लिए गृहिणियों के रूप में रखा गया था। आतंकी संगठन तेजी से जमीनों पर कब्जा कर रहे थे। दुनिया भर से लड़ाकों की भर्ती हो रही थी। इसके साथ आईएसआईएस को ऐसी महिलाओं की भी जरूरत है जो लड़ाकों से शादी कर उनके लिए खाना बनाए, घर संभालने और बच्चे पैदा करने या जरूरत पड़ने पर मानव ढाल बन सके। जब 2019 में आईएसआईएस का सफाया हुआ, तब 65,000 से अधिक विदेशी लड़ाकू बेघर हो गए। आज वे सब सीरिया के हिरासत केंद्र यानी डिटेंशन सेंटर में गंदगी से भरे भीड़-भाड़ और बदहाल परिस्थितियों में जी रहे हैं। चूंकि उन्हें पूरी दुनिया ने आतंकवादी करार किया है और अपने ही देश से खारिज कर दिया गया है और सीरिया की नागरिकता मिलना तो नामुमकिन है, उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। सीरिया के इन शिविरों में अधिकांश महिलाएं और छोटे बच्चे हैं। एक रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी एक्शन नेटवर्क इस बात पर जोर देता है कि 100 देशों से इकट्ठा 41,490 विदेशी जिहादी में से करीबन 13% यानी 47,061 जिहादी महिलाएं हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस से आईएसआईएस में जुड़ने वाले जिहादियों की दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या है, जिनमें से लगभग 30% महिलाएं हैं। महिला जिहादियों का आंकड़ा देखने जाए तो यूके से करीबन 150 लड़कियां और जर्मनी से कम 40 लड़कियां जोड़ी थी, जिनमें से ज्यादातर 16 और 24 की उम्र के बीच की थी। आईएसआईएस से जुड़ी महिलाएं भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा बन गई है। कई लोगों का मानना है कि ये महिलाएं भी उतनी ही दोषी है जितने कि पुरुष आईएसआईएस लड़ाके, जबकि दूसरे मानते हैं कि ये ब्रेन वॉश और जबरदस्ती की शिकार थी या उन्हें शादी के लिए मजबूर किया गया था। उनमें से कई हिंसा, दुर्व्यवहार और बलात्कार का भी शिकार बनी, मगर ऐसी भी कई महिलाएं हैं जो इस्लामी विचारधारा से अपनी प्रतिबद्धता को खुले तौर पर स्वीकार करती है, जबकि उनमें से कुछ निर्दोष होने का दावा करती है और इस्लामी विचारधारा से अलग होकर एक नया जीवन शुरू करने की इच्छा रखती है। उनके बयानों की पुष्टि करना या उनके बयानों पर आंख मूंद कर भरोसा करना मुश्किल है और इसीलिए इस बात पर बहस चल रही है कि अब इन महिलाओं का क्या होना चाहिए, अब इन महिलाओं के साथ क्या करना चाहिए। क्या उन्हें अपने देश लौटने की अनुमति दे देनी चाहिए? क्या उन्हें आईएसआईएस के साथ उनकी भागीदारी के लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर उन्हें उसी इलाके में छोड़ देना चाहिए जहां उन्होंने आईएसआईएस लड़ाकों के साथ शादी की थी?
आईएसआईएस दुल्हनों के साथ निपटने के लिए सुझाए गए उपायों में से एक था उनका पुनर्वास। कुछ देशों ने इन महिलाओं को समाज में फिर से जोड़ने और उनके दर्दनाक अनुभवों से उभरने में मदद करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की, जिसमें परामर्श, शिक्षा और नौकरी प्रशिक्षण शामिल है। हालांकि ये योजनाएं कितनी सफल होंगी और ये महिलाएं फिर आतंकवादियों से नहीं जुड़ेंगी, इसकी कोई भी गारंटी नहीं दी जा सकती। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कई देशों ने अपने देश की सुरक्षा और संभावित खतरे का हवाला देते हुए इन महिलाओं को घर लौटने की अनुमति से देने से इनकार कर दिया है। हम ऐसे ही कुछ पेचीदा उदाहरण और अलग-अलग देशों ने इस मुद्दे से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर नजर डालते हैं। आईएसआईएस से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के लिए ब्रिटेन की कड़ी आलोचना की गई है, जो मानते हैं कि ये महिलाएं धोखाधड़ी और उत्पीड़न का शिकार है और इसीलिए उनको देश वापस लौटने के अधिकार है। ब्रिटिश सरकार ने कई आईएसआईएस जिहादियों की नागरिकता छीन ली है, जिससे वे सारे सीरिया के डिटेंशन सेंटर में फंसे हुए हैं। कुछ महिलाओं को पहले ब्रिटेन लौटने की अनुमति दी गई थी, लेकिन देश में इन्हें कट्टर इस्लामी मानने वाले गुटों के विरोध के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आतंकवाद से संबंधित आरोपों के लिए उन पर मुकदमा भी चलाया गया। शमीमा बेगम, जो ब्रिटेन की सबसे प्रसिद्ध आईएसआईएस दुल्हन है, जिससे दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया था, पूर्वी लंदन की उन 3 लड़कियों में से थी जिसने महज 15 साल की उम्र में अपनी मर्जी से आईएसआईएस शामिल होने के लिए यूके छोड़ दिया था और आईएसआईएस उग्रवादी से शादी भी कर ली थी, लेकिन सरकार ने उसकी नागरिकता छीन ली। तरीना शकील ऐसी पहली ब्रिटिश महिला थी जिस पर मुकदमा चलाया गया और उसे इस्लामिक राज्य में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया। मैंने ऐसा नहीं किया होता अगर मुझे बरगलाया ना गया होता। कोई भी कभी ऐसे ही सुबह ही नहीं उठता और कहता कि मैं आज सीरिया भाग जाने वाली हूँ। नहीं, ऐसा ग्रूमिंग प्रोसेस की वजह से होता है। एक अनुमान के मुताबिक ब्रिटेन से आईएसआईएस में जुड़ने के लिए गए लोगों में 12% महिलाएं थी, जिसका कुल आंकड़ा करीबन 150 के आसपास का है। आईएसआईएस प्रवेश को लेकर अमेरिका ने भी कुछ कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए उन्हें देश लौटने की इजाजत नहीं दी है। आईएसआईएस में शामिल होने के लिए इस क्षेत्र की यात्रा करने वाली कुछ अमेरिकी महिलाओं को अमेरिकी समर्थित बलों द्वारा पकड़ लिया गया है और हिरासत शिविरों में भी रखा गया है। समांथा सैली, जो अपने आईएसआईएस पति के साथ सीरिया में रहती थी, उसको 2018 में अमेरिका लौटने की अनुमति दी गई थी और आतंकवाद का समर्थन करने के लिए उसे दोषी भी ठहराया गया था। क्या सरकार मेरे बच्चों को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश करेगी, जबकि मैंने उन्हें बचाने के अलावा कुछ नहीं किया है? सोचो, मैं वहां जाऊंगी, मैं खाली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। होडा मुथाना, अलाबामा की एक ऐसी अमेरिकी महिला जिसने 20 साल की उम्र में देश छोड़ दिया था, अब कहती है कि उसे आतंकी समूह में शामिल होने के बारे में गहरा पछतावा है और उसने यह भी बयान दिया है कि समूह में शामिल होने के लिए उसका ब्रेन वॉश किया गया था और वह घर लौटने के लिए बेताब हो रही है और यदि आवश्यक हो तो जेल की सजा काटने को भी वह तैयार है। हालांकि उसे अमेरिका में प्रवेश की इजाजत नहीं मिली है और फिलहाल उसे डिटेंशन कैंप में ही रखा गया है। होदा मुथाना 20 साल की थी जब उसने 2014 में हूवर अल्बामा में अपना घर छोड़ दिया था ताकि वो सीरिया में एक आईसिस लड़ाके की दुल्हन बन सके। अब एक माँ और एक विधवा, वो एक शरणार्थी शिविर में रह रही है। मुझे पता है कि मैंने अपना और अपने बेटे का भविष्य बर्बाद कर दिया है और मुझे गहरा अफसोस हो रहा है। CBS न्यूज द्वारा देखे गए उनके परिवार को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा, मैं एक नादान, गुस्सैल और घमंडी युवती थी, लेकिन नजदीक से खून खराबा देखकर मैं बदल गई हूँ। तानिया जोया ऐसी महिलाओं में से थी जिसे आईएसआईएस में शामिल होने का पछतावा था। उसकी शादी आईएसआईएस में बड़े ओहदे पर काम करने वाले जॉन जॉर्जिलास के साथ हुई थी, लेकिन वह अपने 4 बेटों के साथ वापस अमेरिका लौट आई। हमने शादी कर ली और मैं गर्भवती हो गई। जॉन ने मेरे बेटे को जिहादी की तरह तैयार किया। हमारा सपना था कि हमारी खुद की जमीन हो, एक परिवार का पालन पोषण करें, उन्हें हत्यारे जिहादी बनने के लिए प्रशिक्षित करें, फिर अंततः जिहाद में शामिल हो जाए। जॉन सीरिया जाना चाहता था और मैं बस जॉन से कहती रही, मैं तैयार नहीं हूँ, अभी बच्चे छोटे हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल 2 सप्ताह के लिए ही जाना है, इसलिए हम सीरिया गए। मैं 5.5 महीने की गर्भवती थी, बच्चे और मैं बीमारी महसूस कर रहे थे। मैं चाहती थी कि विद्रोही जीते और मैं इसका हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन बच्चों के साथ सीरिया में नहीं रहना चाहती थी। उसने मुझे उसके बिना बच्चों के साथ जाने के लिए कहा। उसे मुझे कहा तुम चली जाओ, इसलिए मैं मेरे बच्चों को साथ लेकर अपने पति के बगैर चली आई। महिलाओं और बच्चों सहित आईएसआईएस में शामिल होने वाले अपने नागरिकों को वापस आने के लिए
फ्रांस ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है। फ्रांस की सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। हालांकि फ्रांस में भी इन जिहादियों के पुनर्वास को लेकर बहुत विवाद चल रहा है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि आईएसआईएस लड़ाकों और उनके परिवारों की वापसी देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं होगी। अपने पति और बच्चों के साथ सीरिया जाने वाली एक फ्रांसीसी महिला एने डायना क्लेन को खुदी बलों द्वारा पकड़ लिया गया था और आतंकवाद का समर्थन करने के लिए उसे दोषी भी ठहराया गया था। क्लाइन, जो कि फैबियन क्लाइन और जीन क्लाइन नामक दो आईएसआईएस आतंकवादियों की बहन थी, ये दोनों आतंकवादी भाई ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी किया था जिसमें उन्होंने पेरिस में नवंबर 2015 के हमलों की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 130 लोग मारे गए थे। 2022 में फ्रांस से सीरिया के शिविरों से 51 महिलाओं और बच्चों को वापस बुलाया, जबकि 160 फ्रांसीसी बच्चे, 75 महिलाएं और 60 पुरुष को अभी भी इस्लामी शिविरों में रखा गया है। जर्मनी आईएसआईएस थ्रेट से जुड़े अलग अलग मामलों को ध्यान में रखते हुए जर्मनी ने हर मुद्दे पर अलग फैसला लिया है। कुछ महिलाओं को देश लौटने की इजाजत तो दी गई है, लेकिन उन्हें आतंकवाद से संबंधित अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है और उन पर मुकदमा भी चलाया गया है। सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इन लोगों को लौटने से रोक दिया है। एक जर्मन महिला जेनिफर, जो अपने पति के साथ आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीरिया गई थी, वहां वो कुर्दी बलों द्वारा पकड़ी गई और उसे सीरियाई हिरासत में लाया गया है। आतंकवाद से संबंधित अपराधों के लिए उसका मुकदमा 2021 में जर्मनी में शुरू हुआ। जर्मनी पहला ऐसा देश है जिसे नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और मानव तस्करी के लिए आईएसआईएस अपराधियों पर मुकदमा चला है। जर्मनी ने सीरियाई हिरासत से 27 बच्चों और 8 महिलाओं को देश में वापस ले लिया है, मगर इसमें से आधों को देश में पांव रखते ही गिरफ्तार कर लिया गया। आईएसआईएस में शामिल होने वाले अपने नागरिकों को वापस आने के लिए कनाडा ने फ्रांस जैसा ही कुछ रुख अपनाया है। कनाडा सरकार ने इन व्यक्तियों को समाज में फिर से जोड़ने और उनकी मदद करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ रोजगार या नौकरी दिलाने में सरकारी मदद शामिल है। हालांकि इन व्यक्तियों को कनाडा वापस लाने के निर्णय पर भी कुछ विवाद चल रहा है। कुछ लोगों ने यह तर्क दिया है कि उन्हें अपने गुनाहों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उन्हें उसके लिए सजा भी मिलनी चाहिए। 2017 में एक टायर स्टोर में गोल्फ क्लब और चाकू से लोगों पर हमला करने का प्रयास करने वाली कनाडा की एक महिला रिहैब डगमॉस ने आईएसआईएस के प्रति निष्ठा का संकल्प लिया था। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और आतंकवाद से संबंधित आरोपों में दोषी भी ठहराया गया। एक और महिला किम्बर्ली पॉलमैन आईएसआईएस में शामिल होने के लिए अपने पति और बच्चों के साथ सीरिया गई, जिसे बाद में कुर्दी बलों द्वारा पकड़ लिया गया। उसे आतंकवादी समूह में शामिल होने के अपने फैसले पर खेद व्यक्त करते हुए दावा किया है कि वह झूठ की दुनिया में फंस गई थी और उस पर किसी भी अपराध का आरोप न लगाते हुए उसे 2019 में कनाडा वापस ले लिया गया। काश मैं झूठ, धोखा और डर की दुनिया में न फंसी होती। इन मामलों ने कई महिलाओं और किशोर लड़ाकों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, जिन्होंने इस्लामिक राज्य में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से अपना घर परिवार छोड़ दिया था। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि विदेशी आतंकवादी लड़ाकों के लगभग 8000 बच्चों का भी आईएसआईएस शिविरों में भविष्य खतरे में है और उनके कट्टरपंथी विचारधारा के शिकार होने की पूरी संभावना है। अध्ययन से यह भी पता चला है कि कट्टरवाद के पीछे कई अलग अलग कारणों में से एक था कट्टरवादियों द्वारा की जाने वाली इस्लामी भाईचारे की अपील, जिससे दुनिया भर के ऐसे इस्लामी कट्टरवादी जुड़ गए जो आईएसआईएस के साथ मिलकर एक आदर्श शरिया राष्ट्र बनाना चाहते थे या जीवन में कुछ उच्च और बड़ा और दिव्य करने की इच्छा रखते थे। कई लड़कियों ने दावा किया है कि वे एक सच्चे और शुद्ध इस्लामी जीवन के विचार से आकर्षित हुई और यही उनके आईएसआईएस से जुड़ने की कहानी बनी। और भारत भी इसमें कोई अपवाद नहीं था। जल्द ही भारत में आईएसआईएस से जुड़े लोगों ने एक आदर्श इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना के विचार से युवा लड़कियों को लुभाना और फिर उन्हें भर्ती करना शुरू कर दिया। कुछ साल पहले आईएसआईएस ने भारत के कुछ नौजवानों को भारत में ही जिहाद करने का संकल्प लेते हुए 4 मिनट का एक वीडियो जारी किया था। इसके बाद एनआईए ने एक्शन लेते हुए दिल्ली, यूपी, केरल, कर्नाटक सहित अन्य लगभग 1 दर्जन राज्यों से कई गिरफ्तारियां की।
एनआईए को आईएसएस से जुड़ी एक संस्था पीएफआई पर आईएसएस के लिए भारतीय युवाओं की भर्ती करने का संदेह था और इसीलिए आतंकवादी समूह और उसके सहयोगों की संख्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया और लगभग 100 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। तुरंत ही आईएसएस की एक प्रचार पत्रिका वॉइस ऑफ खोरासान ने इसका पुरजोर विरोध किया है, जिसे पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने जो आरोप लगाए उसका सबूत मानकर चला जा सकता है। भारत से युवाओं की भर्ती और आईएसआईएस और उसके सहयोगों द्वारा उनका कट्टरपंथीकरण देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है और भारत ने आईएसआईएस को संयुक्त राष्ट्र अनुसूची के तहत गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के कायदों के तहत प्रतिबंधित कर दिया। हमें जून 2014 की उस घटना को भी याद करने की जरूरत है जब 12 जुलाई 2014 को 46 भारतीय नर्सों और बाद में 58 अन्य को आईएसआईएस द्वारा 23 दिनों के लिए युद्धग्रस्त इराक में बंधक बना लिया गया था। उन 23 दिनों में आईएसआईएस की फितरत और उनकी महिलाओं के प्रति क्रूरता देखते हुए इन नर्सों पर भारी अत्याचार की संभावनाएं टाली नहीं जा सकती थी, लेकिन तत्कालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने तत्परता से अनौपचारिक चैनलों को तुरंत सक्रिय किया और भयंकर ही मुश्किल परिस्थितियों में हमारे नर्सों को बचाकर सुरक्षित भारत वापस लाया गया। अब एक नजर डालते हैं भारत से आईएसआईएस विचारधारा से जुड़ी महिलाओं की तरफ। 4 भारतीय जिहादी महिलाएं सोने सवैशल उर्फ आयशा, मरीन जैकब उर्फ मरियम, निमिशा उर्फ फातिमा ईसा और रफेला, जो 2016 में आईएसकेपी में शामिल होने के लिए भारत छोड़कर चली गई, उनके जीवन पर आधारित द केरला स्टोरी के रिलीज के साथ ही ये सभी महिलाएं आज देश भर में आकर्षण का केंद्र बन गई है। इन सभी महिलाओं की कहानी काफी हद तक मिलती जुलती है। सभी गैर मुस्लिम थी जो इस्लामी युवकों के साथ संपर्क में आई, थोड़े ही समय के मेलजोल के अंदर इस्लाम में धर्म परिवर्तन कर लिया और उन युवकों के साथ शादी कर जिहादी बन गई। फिल्मकारों ने यह दावा किया है कि ऐसी करीबन 32,000 भारतीय महिलाओं को इस्लाम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया है। हालांकि इन दावों के सबूत के तौर पर कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एनआईए द्वारा किए गए जांच में कई प्रामाणिक और पर्याप्त सबूत मिले हैं जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि भारत की सीमाओं के भीतर आईएसआईएस की काफी डरावनी प्रमाण में उपस्थिति है, जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इसीलिए आईएसआईएस में शामिल होने के लिए कितनी लड़कियां देश के बाहर गई, ये संख्या बहस का विषय हो सकती है, लेकिन हमें दूर भविष्य में इस संख्या को वास्तविकता बनने से रोकना होगा। ये किसी समुदाय या आशा के खिलाफ युद्ध नहीं है, यह युद्ध एक विशेष विचारधारा के खिलाफ है। यह भारतीयों के लिए एक स्पष्ट आह्वान है कि वे केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शरिया कानून लागू करने का आईएसआईएस का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, उसे समझे और उसे बढ़ावा मिलने पर रोक लगाए। भारत एक अकेला देश नहीं है जिसने आईएसआईएस के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। यूएस के नेतृत्व में 60 से अधिक देशों का एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है जिसने 2014 के अंत से आईएसआईएस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का ऐलान किया है। हालांकि आईएसआईएस के खात्मे के बाद आत्मसमर्पण करने वाली कुछ आईएसआईएस ब्राइड्स ने अपने फैसलों पर अफसोस जताया है, मगर उनमें से एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो अपने अपहरण, बलात्कार और सिर कलम करने की आईएसआईएस की भयानक प्रथाओं को सही ठहराती है और आईएसआईएस की विचारधारा से जुड़ने का उन्हें किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं दिखाई देता। ये कट्टरपंथी और कठोर महिलाएं वास्तव में किसी समय आईएसआईएस की सक्रिय सदस्य थी, जो न केवल नए नए जिहादियों को भर्ती करने में सक्रिय थी बल्कि अपने पुरुषों को सबसे क्रूर हत्याओं और अपराधों में सहायता करती थी और यजीदी महिलाओं को भी बंदी बनाकर रखती थी जिन पर उनके पुरुष कई प्रकार के दुर्व्यवहार और बलात्कार जैसे अपराध करते थे। بابا بس وقف على الباب من ورا هات المفاتيح دقيق قلت ما شغلني سنة هون دبنن قدر كون بخوريه كيش كين كل تاكي خد عود لازم جركرن
मीडिया में बहुचर्चित शमीमा बेगम ने खुले तौर पर मैनचेस्टर में आत्मघाती बम विस्फोट और सीरिया में सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान लेने वाले हवाई हमलों को सही ठहराया है। मैनचेस्टर एरिना में कुछ ब्रिटिश पुरुष, कुछ महिलाएं, मैनचेस्टर के कुछ बच्चे मारे गए। आपने उस हमले के बारे में तो सुना ही होगा। आपने उसके बारे में क्या सोचा? मैं चौंक गई थी, लेकिन मैं वास्तव में बच्चों के बारे में नहीं जानती थी। लेकिन मुझे लगता है कि यह गलत है। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को मरवा दिया जाए। ऐसा लगता है एक सैनिक को मारना एक बात है और वह ठीक है, यह आत्मरक्षा है, लेकिन लोगों को, महिला, बच्चों को मारना, जिस तरह से बगुज में बच्चे मारे जा रहे हैं, वो अन्याय है। यह वास्तव में दो तरफा बात है, क्योंकि अभी इस्लामिक स्टेट में महिलाओं और बच्चों को मारा जा रहा है। मैनचेस्टर में जो हुआ वो प्रतिशोध की भावना से किया गया था। इस तरह से देखा जाए तो ये सही है। यह है भारत की फातिमा ईसा, जो फिलहाल तो अफगानिस्तान के सलाखों में बंद है, मगर आज भी इसे शरिया कानून में पूरा यकीन है। यह अफगानिस्तान से भारत वापस लौटना चाहती है। ये दावा करती है कि भारत ये उसका मूल वतन है। क्या आप भारत वापस जाना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं यह नहीं कह सकती कि मैं अफगानिस्तान में रहना चाहती हूँ। अफगानिस्तान मेरा देश नहीं है, भारत मेरा देश है। इसलिए अगर वे मुझे ले जाएंगे और वो मुझे जेल में नहीं डालेंगे और मुझे प्रताड़ित नहीं करेंगे, तो मैं भारत वापस जाना चाहूंगी। और वह क्या बनेगी? क्या आप दाइश में बनी रहेंगी? अभी देखिए, अभी मैं दाइश में हूँ क्या? बराबर। लेकिन आप दाइश की विचारधारा में मानती है। नहीं, मैं दाइश की विचारधारा में नहीं मानती। मैं बस यही चाहती थी कि अल्लाह का शरीयत यहाँ हो। जब आईएसआईएस का खात्मा हुआ तो इनकी जिहादी दुल्हने जिहाद को जारी रखने का संकल्प लेती दिखाई दी। क्योंकि अल्लाह ने हमें पीड़ित होने का आदेश नहीं दिया। हमारे पुरुष मर गए हैं, लेकिन औरतें अभी जिंदा है। तो अल्लाह ने चाहा, हम हर एक पीढ़ी को जिहादी बनाएंगे, भले ही वे हम सबको मार दें। हम हमेशा इस्लाम का समर्थन करेंगे। सभी मुसलमान दुनिया को इस्लाम से जोड़ना चाहते हैं। अगर वह मेरे रूप को देखकर चौंक गई, तो 19 वर्षीय जैस्मिना की कहानी सुनकर मैं चौंक गई। उसकी पहली शादी 13 साल की उम्र में हुई। लगातार पतियों के मारे जाने की वजह से उसने 6 साल में 6 बार 4 विदेशियों और 2 सीरियाई लोगों से शादी की। मुझे एतराज नहीं है, क्योंकि यही अल्लाह का फरमान है। ये सब अल्लाह के खातिर है। हर बार जब एक पति शहीद हुआ, तो मैंने दूसरी शादी कर ली। इन औरतों से बात करते हुए चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये इस्लाम पर इस कदर भरोसा करती है। इनमें से कई महिलाएं लगातार बमबारी से जान बचाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर भाग रही थी। युद्ध के दौरान इन्होंने सबसे दर्दनाक और भयावह स्थान देखा है और उससे गुजरी है। फिर भी वो इस्लामी तत्वबद में गहरा विश्वास रखती है। उनकी कटार विचारधारा को बदलना बेहद मुश्किल लगता है। मैं जो कहना चाहती हूँ वह यह है कि इस्लामिक स्टेट हमेशा के लिए रहेगा और यह आने वाले दिनों में साबित हो जाएगा। हम सब भाई बहन हैं। हमारी लाखों की संख्या है। हम सब एक है। सभी महिलाएं एक बहनें हैं। हमारा मजहब एक है। आईएसआईएस कभी खत्म नहीं होगा। इस्लाम कयामत तक रहेगा। हम चाहते हैं कि आप इस बात को सारी दुनिया को बताओ। इस्लामिक स्टेट फिर से लौटेगा। इसीलिए अब कई देश इस सवाल से जूझ रहे हैं कि अब उन महिलाओं के साथ क्या किया जाए जो बेहद कट्टरवादी सोच रखती है और जिनके हृदय परिवर्तन की कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि ये महिलाएं सक्रिय रूप से आईएसआईएस गतिविधियों में शामिल नहीं थी और उन्होंने प्रत्यक्ष हिंसा और अपराध नहीं किए, लेकिन वे निर्विवाद रूप से एक इस्लामी संगठन का हिस्सा थी और आज भी आईएसआईएस की विचारधारा की वे कट्टर समर्थक हैं। तो क्या इन महिलाओं का पुनर्वास करने का प्रयास एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है? और ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि वे फिर से इस्लामी कट्टरवाद में सक्रिय नहीं होंगे या फिर किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित नहीं होंगे? लगातार बढ़ते कट्टरवाद की तरफ युवाओं का आकर्षण और धर्मांतरण
भारत सहित दुनिया भर के देशों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है, जिसका जवाब समाज में बदलाव और जागरूकता से पाया जा सकता है। बड़ी संख्या में लोगों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए द केरला स्टोरी जैसे फिल्म निर्माताओं की आज देश को जरूरत है। इसके साथ ही देश को ऐसे मूल कारणों पर ध्यान देना भी जरूरी है जो युवाओं को कट्टरता की ओर ले जाते हैं और चरमपंथी समूह में भर्ती होने का बढ़ावा देते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वे इस बदलाव और जागृति का हिस्सा बने और केरला स्टोरी मूवी को जरूर देखें। मैं फिर से दोहराता हूं कि ये किसी भी धर्म पर हमला नहीं है और ना ही ये केरला स्टोरी के लिए कोई प्रमोशन वीडियो है, लेकिन ये एक शैतानी विचारधारा को आतंक फैलाने, विश्व शांति को भंग करने और हमारे देश की निर्दोष महिलाओं की गरिमा पर हमला करने से रोकने के लिए एक कोशिश है। आइए हम सब एक कड़वे सच का सामना करें और समय रहते उसके अनुसार कार्य करें। और हाँ, ये कुछ तथ्य थे जो मैंने आपके सामने निष्पक्ष होकर रखने की कोशिश की है। द केरला स्टोरी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक भारत के किसी भी एक राज्य की कहानी नहीं है। ये एक गंभीर समस्या है जिसका सामना पूरी दुनिया कर रही है। अगर आप YouTube पे ISIS ब्राइड्स को सर्च करेंगे तो आप असंख्य खबरें और दस्तावेजी चित्र मिलेंगे जो ऐसे न जाने कितने किस्से उजागर करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।